हेलो एंड वेलकम। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। डिटेल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से सवाल काफ़ी आते हैं। आपको लगता है आपके सिलेबस में जो फंडामेंटल राइट है ना, आपको लगता है शायद 1 मार्क्स आएगा। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स अकेला आपका 2-3 मार्क्स आ जाएंगे वहाँ से। सिलेबस को देख के ये अंदाज़ा मत लगाओ कि हर एक लाइन में 3-3 मार्क्स छुपे हुए हैं। सिलेबस को देख के ये अंदाज़ा मत लगाओ कि जनरल नॉलेज की हर एक लाइन 3-3 मार्क्स हैं। हर एक टॉपिक अलग है। आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दिन में ख़त्म होंगे, वहाँ पे 3 मार्क्स क्या 1 मार्क्स भी नहीं आ सकता। तो इसलिए समझो बात को, फंडामेंटल राइट्स से अकेले में 3 मार्क्स आ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसा टॉपिक है पूरे जनरल स्टडीज़ में कि अकेले में भी 3 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को मैं उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और लास्ट में थोड़ा सा इसका मैं समरी और रिवाइज भी कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं और उस लेक्चर के साथ साथ मैं उन सवालों का जवाब दे दूंगा। आपको भी अगर कोई सवाल उठता है तो नीचे करो। लास्ट में जो एक वीडियो बनेगा, पूरा एक वीडियो बनेगा सारे फंडामेंटल राइट्स पे, उस पर कन्फ्यूजन्स भी कवर हो जाएंगे और हम रिवाइज भी एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लेंगे और समझ आ जाएगा आपको अगर आपने थोड़ा सा देख लिया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बात करता है। आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग नहीं होगा, प्रोहिबिशन, और फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन। अच्छा, किसके ऊपर ये प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है? ये फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट हो या प्राइवेट हो, दोनों के दोनों में ये फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि मैं तुम दोनों को प्रोहिबिट करता हूं कि तुम लोगों का ट्रैफिकिंग करो या लोगों को फोर्स्ड लेबर कराओ। अब लोगों को क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स अनी पर्सन्स के लिए हैं। प्रिजनर पे मैं लास्ट पे आ जाऊंगा। अनी पर्सन के लिए ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, चाहे सिटीजन हो या फॉरेनर हो। अब स्टेट और प्राइवेट दोनों को रोका गया है कि नहीं करोगे आप ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिकिंग क्या होती है, फोर्स्ड लेबर क्या है, समझाएंगे हम आपको। फोर्स्ड लेबर को बेगार भी बोलते हैं। पहले हम आएंगे ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन भी, याद रखना, मेन भी, वुमेन भी, चिल्ड्रन भी। अगर आप बेचते हो, खरीदते हो, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन जैसे आप सामान खरीदते हो, वो है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। अगर आप जबरदस्ती किसी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रहे हो, वो आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो। आप क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट के अंदर ही आओगे, या तो अगर आप गवर्नमेंट के बंदे हो तो स्टेट में आओगे। तो याद रखना कि प्रोस्टिट्यूशन भी आता है ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग में। देवादेसी भी आती है ह्यूमन बींग। देवादेसी भी, ये क्या है? देवादेसी ये वर्शिप है, एक तरह का वर्शिप है जिसमें एक फीमेल जो है वो सर्व करती थी डीटी को या टेंपल को, वो सर्व करती थी, अपनी पूरी जिंदगी वो लगाती थी सर्व करने में टेंपल को। ठीक है, तो देवादेसी भी अगर आप करा रहे हो तो आप भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स करा रहे हो। प्रोस्टिट्यूशन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी अगर आप करा रहे हो वो भी ट्रैफिकिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन वो भी ट्रैफिकिंग। समझना इस बात को। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये समझना है आपको कि फोर्स्ड लेबर, बेगार, ये क्या होता है। बेगार जो है उसका मतलब है अगर आप किसी को काम करा रहे हो विदाउट रेम्युनरेशन, मतलब विदाउट उसको पैसे देना, विदाउट उसको उसका रिजल्ट देना, उसको उसका पैसे देना। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको किसी को काम करा रहे हो, उस पैसे नहीं दे रहे हो, उसको बोलते हैं बेगार। चलो ठीक है। बॉन्डेड लेबर क्या होता है? क्योंकि वहां पे एक्चुअली पता है क्या लिखा है, अदर टाइप्स ऑफ फोर्स्ड लेबर भी आपको मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान मत उस पर दीजिए। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर और अदर टाइप्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, चलो कोई बात नहीं, ये मतलब कि फोर्स्ड लेबर के जैसे भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर क्या होता है? अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हो अगेंस्ट विल, कोई नहीं चाहता काम करना,
तो आप उसको कंपलसरी काम करा रहे हो, उसको भी बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। इतना ही नहीं, बॉन्डेड लेबर दो मीनिंग निकलती हैं उससे। एक तो ऊपर आपने देखा, अगर आप जबरदस्ती काम करा रहे हो, उसकी मर्जी नहीं है, आप काम करा रहे हो, वो है बॉन्डेड लेबर। एक तो ऊपर था, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को कम मिनिमम वेज से भी कम पैसा देते हो, मतलब अगर आप किसी को बहुत कम पैसा देते हो, वो भी बॉन्डेड लेबर है। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, मैं आया आपके पास, मैंने बोला सर 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 मुझको पैसा चाहिए, मुझे मजबूरी है, पैसे दे दो। पैसे आपने दे दिए मुझे 10,000, 10K, 10,000 चुकाने के लिए आपने मुझे बोला ठीक है भाई, हमारी ज़मीन है, उस पे काम करना है, आप आना फिर काम करने के लिए। मैंने 10,000 रुपये लिए, मैं गया आपके पास काम करने उस ज़मीन पे। आपने पता क्या बोला, चलो एक दिन का मैं तुम्हें काट लेता हूँ 10,000 में से, एक दिन का 50 रुपये। अब मैं बोलूँगा सर 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 सर, अरे एक दिन का भाड़ा, एक दिन का किराया, एक दिन की मजदूरी जो है वो तो सर 500 रुपये है, वो तो 1,000 रुपये है, 200 रुपये है। आप बोलोगे अरे एडवांस में पैसे लिए ना तो कम पैसों पे काम करना पड़ेगा। इसको भी बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। मजबूरी में किसी को कम पैसों में काम कराना, उसको भी बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। कम वेजेस देना उसकी मजबूरी का फायदा उठा के, उसको भी बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेट में आओगे ना आप, या स्टेट ये कर रहा है, तो वो बंदा जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कि देखो भाई हमारे साथ ये हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कीजिए। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। देखो एक बात बोलना चाहूंगा मैं आज आपको, जहां पे भी प्राइवेट के खिलाफ भी कोई फंडामेंटल राइट है ना, स्टेट के खिलाफ फंडामेंटल राइट है तो ऑटोमेटिकली एनफोर्सेबल है, मतलब स्टेट करेगा तो आप जाओगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर प्राइवेट करेगा, अगर प्राइवेट करिएगा तो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है कि प्राइवेट को कितना सजा देंगे, किस तरह की सजा देंगे, कितनी सैलरी उसे काटेंगे या कितना फाइन लगाएंगे, कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, किस तरह से सजा होगा। तो उसके लिए प्राइवेट के लिए लॉज लगते हैं, एक्ट्स लगते हैं। तो याद रखना, इसीलिए एक्ट बनाया गया इसके लिए, क्योंकि ये प्राइवेट के लिए है ना आर्टिकल, एक्ट। इससे पिछले वाले आर्टिकल में एक जगह मैंने आपको एक्ट शायद बोला, तो वहां पे भी प्राइवेट ही होगा। देखो भाई, ये जो ये तो फोर्स्ड लेबर है, ये तो ट्रैफिकिंग वाला मसला था, उसमें एक एक्ट बनाया गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का। अब ये जो है, इस पे बहुत सारे एक्ट है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार देख लो बस काफ़ी है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कंट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। अब कुछ याद रखना है आपको। चलो सर ठीक है सर, हमें समझ आ गया कि ना ही हमको कोई ट्रैफिकिंग कराएगा, ना ही हमको कोई फोर्स्ड लेबर कराएगा तो हम प्राइवेट के खिलाफ भी और स्टेट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। वो क्या है? स्टेट आपको जबरदस्ती काम करा सकता है किसी किसी कंडीशन में, जैसे कि कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। अगर पब्लिक पर्पस के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों के लिए कंपलसरीली उस टाइम आपको जबरदस्ती स्टेट कर सकता है, हाँ भाई करो लेबर, करो काम करना पड़ेगा। नॉर्मली ये सोशल या मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री, आपको कोई वहां से दूसरी कंट्री जंग करने के लिए आ गई और मिलिट्री कमजोर पड़ गई, तब जाके स्टेट आपको ऑर्डर दे सकता है, जाओ भाई काम करो। चाहे आप ये भी बोलो ना, सर मैं काम क्यों करो, आप मेरा फोर्स्ड लेबर करा रहे हो, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो उतना, आप मुझे फोर्स्ड लेबर, ये तो आप करा रहे हो मतलब जबरदस्ती, ये तो आर्टिकल 23 का वायलेशन है। स्टेट बोल सकता है इस टाइम इमरजेंसी है, मिलिट्री को नीड है, जाओ भाई तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। सोशल, किसी जगह कोई अर्थक्वेक आया गया, सुनामी आ गई, कोई भी मसला हुआ, डिजास्टर हुआ, तो वहां पे भी आपको बोल सकते हैं देखो भाई यहां पे कोई और नहीं पहुंच सकता, तुम लोग जाके उनकी मदद करो और लेबर करो। तब आप ये नहीं बोलोगे सर ये आप फोर्स कर रहे हो, तब नहीं। याद रखना कि अंडर सर्टन सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस, एक्सेप्शंस है, स्टेट आपको कंपलसरी काम कराएगा, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं कराएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी पब्लिक पर्पस के लिए फिर कराएगा।
अब इसमें भी एक बात याद रखनी है कि जब स्टेट आपके ऊपर जबरदस्ती काम कराएगा तो उस मिलिट्री या सोशल सर्विस जो आप जबरदस्ती कर रहे हो या आप खुद से भी कर सकते हो वॉलंटरली भी, अच्छी बात है, लेकिन उसमें स्टेट अंदर से इन लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलेगा स्टेट हाँ 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 भाई सोशल के लिए काम करना है, कहीं जगह अर्थक्वेक आ गया सिर्फ मुस्लिम्स जाएंगे काम करने के लिए, सिर्फ हिंदूज जाएंगे काम करने के लिए, या सिर्फ लो कास्ट वाले काम करने के लिए जाएंगे, हाई कास्ट वाले नहीं जाएंगे। तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन अंदर से नहीं हो सकती। अब दो चीजें आती हैं, सर प्रिजनर जो है उसको तो काम कराते हैं, आपको पता है ना, जिसको बहुत जबरदस्त सजा मिलती है ना उसको अंदर जेल में काम कराते हैं। अरे सुना है कि नहीं, देखा है मूवीज में कि नहीं, देखा होगा, अंदर जेल में काम कराते हैं। अब प्रिजनर ये नहीं बोल सकता आप मुझे जबरदस्ती काम करा रहे हो, वो एक्चुअली उसकी सजा का एक पार्ट है। अजान हुई, एक सेकेंड। हाँ, तो प्रिजनर ये नहीं बोल सकता कि मुझसे काम क्यों कराया, आप मेरा फोर्स्ड लेबर करा रहे हो। अरे वहाँ पे उसकी सज़ा का वो पार्ट है, पुनिशमेंट का पार्ट है। मगर एक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रिजनर है ऐसा नहीं कि फिर उसको पैसे नहीं दोगे आप, ना 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 ना, तब उसका ये फंडामेंटल राइट पूरी तरह वायलेट होता है। उसको आप पैसे देते हो जो वो वहां पे काम करता है। ये काम उसकी विल के खिलाफ तो होता है लेकिन उसको वेजेस मिलते हैं। फिर से बोलूंगा, ये काम उसकी विल के खिलाफ हो सकता है लेकिन वेजेस उसको बराबर मिलते हैं। मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, वेजेस बराबर मिलते हैं। मतलब की बात यह है कि प्रिजनर्स का हक भी थोड़ा दिया जाता है और थोड़ा सा छीना भी। वैसे वो उसकी पनिशमेंट का पार्ट है। आप ये नहीं बोल सकते अरे भाई प्रिजनर को जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो पैसे भी दे रहे हैं ना। अच्छा, आर्टिकल 24 किसके लिए है? एनी पर्सन के लिए है। ये भी किसी भी पर्सन के लिए है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। पता है जहां जहां मैं बोलता हूं ना आपको एनी पर्सन, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, वैसे याद दिलाना आप, अगर मुझे याद नहीं आया एंड पे जब हम खत्म करेंगे। तो जहां जहां कुछ ये और आप क्वेश्चन भी पूछते हो ना तो एंड पे मैं आपके लिए वीडियो बना ही लूंगा। तो जहां जहां एनी पर्सन होता है ना वहां पे मैं आपको बोलता हूं सिटीजन या फॉरेनर, लेकिन फॉरेनर का मतलब होता है एलियन, मतलब एनिमी एलियन, मगर नहीं। ये मैं आखिर में आपको समझाऊंगा, बस याद रहना चाहिए। ये आर्टिकल 24 जो है ना, इसमें एनी पर्सन है। एनी पर्सन का मतलब सिटीजन और फ्रेंडली एलियन, सिटीजन और फॉरेनर मगर फ्रेंडली फॉरेनर। एनिमी एलियन की जगह ही नहीं है कहीं पे, बहुत कम जगहों पे है, बताऊंगा मैं आपको। तो याद रखना कि स्टेट और प्राइवेट के खिलाफ है ये आर्टिकल 24। और आर्टिकल 24 जो है वो क्या बोलता है? प्रोहिबिशन, स्टेट को भी और प्राइवेट को भी, दोनों को प्रोहिबिशन। किस मामले में प्रोहिबिशन? क्या आप नहीं करोगे? क्या ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आप दो नहीं करा सकते एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। एक्स्ट्रा भी लिखा है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन होती है। ये क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाइडर मीनिंग देता है। अब याद रखना इसमें क्या है कि प्रोहिबिट कर रहा है ये बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये प्रोहिबिट कर रहा है लेकिन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, चाहे वो माइन हो, फैक्ट्री हो, हजार्ड्स वर्क हो, किसी भी काम में बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स प्रोहिबिट किया गया है कि काम नहीं करेगा। शॉर्ट में कोई बच्चा काम नहीं करेगा, चाहे वो फैक्ट्री हो, माइन हो, हजार्ड्स वर्क हो, कोई बच्चा कहीं पे काम नहीं करेगा। मगर कौन सा बच्चा? बिलो द एज ऑफ 14। हाँ, उसमें देखा गया कि बिलो द एज ऑफ 14 अक्सर बच्चे देखे गए जो कि फैमिली बिजनेस को चलाते हैं, जो कि घर वालों की मदद करते हैं, फैमिली बिजनेस को चलाते हैं। इसलिए ये भी बोला गया हाँ 14 साल से नीचे इसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं ताऊ जी, अंकल जी, पापा, मम्मा, दादा, दादी, मतलब जो जितना भी ये क्लोज रिलेशंस है उनके पास ये काम कर सकता है। मगर एक बात है, फैमिली बिजनेस में ये काम कर सकते हैं मगर एक बात है, स्कूल टाइम में इनका काम नहीं किया जाएगा और ये इनके अगेंस्ट विल काम नहीं किया जाएगा। ये बोलेंगे अरे पापा काम नहीं करना, पापा जबरदस्ती कराएगा, अगेंस्ट विल नहीं। इसका फंडामेंटल राइट पापा वायलेट कर रहा है, इसका फंडामेंटल राइट पापा भी वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी विल के बगैर इसको काम नहीं किया जा सकता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हमें एक काम करना चाहिए,
एस्टैब्लिश करना चाहिए चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। अब ये फंड के लिए पैसे पता है कहां से आएंगे? जिसको आपने पकड़ा चाइल्ड लेबर कराते हुए 20,000 रुपए फाइन लगाओ और पैसे इसमें भरो, जो कि फ्यूचर में चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन अब इतना ही नहीं लिया जाता, इससे ज्यादा लिया जाता। 2016 में एक्ट बना, अमेंडमेंट हुई, एक्चुअली एक्ट नहीं बना, एक्ट में अमेंडमेंट हुई। ये था एक्चुअली 1986 का एक्ट, प्रोहिबिशन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये एक्चुअली एक्ट था। इसी एक्ट में अमेंडमेंट हुई 2016 में। क्या बोलते थे उस अमेंडमेंट को? 2016 में जो हुआ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, अमेंडमेंट हुई 2016 में। किस एक्ट की? जो इस डेट पे बना था। ओके सर, अमेंडमेंट हुई, अब हमें याद इतना ही रखना कि अमेंडमेंट हुई 2016 में। तो 2016 में क्या निकला रिजल्ट? क्या निकला रिजल्ट? ये निकला उस अमेंडमेंट में कि बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशंस काम करना मना है। किसी भी जगह बिलो 14 कोई काम नहीं करेगा, चाहे हजार्डस वर्क हो, चाहे फैक्ट्री हो, या चाहे भी कोई भी सिंपल फैक्ट्री हो, कोई माइन हो। हाँ, काम जो मैंने आपको ऊपर बोला ये 2016 का भी है। किसी भी का मतलब है फैमिली बिजनेस को छोड़ के। ओके, बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशंस एक्सेप्ट फैमिली बिजनेस। और 2016 में खास बात ये जोड़ी गई और ये जोड़ा गया, वो तो आपको पता ही था ऊपर वाला। क्या ये बोला गया कि एडोलसेंट्स जो है 14 से 18 साल की एज के बंदे जो हैं वो हजार्डस वर्क नहीं करेंगे, बाकी कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में काम करेंगे, कहीं कहीं ऐसी जगह काम करेंगे जहां पे हजार्डस काम ना हो, डेंजरस काम ना हो, उनकी हेल्थ पे असर ना पड़े, नॉर्मल काम कर सकता है एडोलसेंट्स 14 से 18 साल की एज के। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ आया? ओके, अब उसके बाद पता है ये 2016 में ये 14 बोला गया इन ऑल ऑक्यूपेशंस, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा सर ये तो पहले भी था। पहले पता है क्या था? पहले स्टार्टिंग में था 15 साल, फिर उसमें बताया गया सिर्फ और सिर्फ हजार्डस वर्क के लिए, बाकी फैक्ट्रीज के बारे में कोई बात नहीं जा रही थी। लेकिन इसमें बोला गया इन ऑल ऑक्यूपेशंस, चाहे हजार्डस हो या नॉन हजार्डस हो, हर हाल पे, हर जगह पे आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते। आप 14 साल की एज को काम नहीं करा, उससे कम एज को काम नहीं करा सकते। हाँ, फैमिली बिजनेस के लिए आप ठीक है कोई बात नहीं, उसमें कहाँ हजार्डस वर्क है, ना ही उसमें कोई नुकसान है फैमिली बिजनेस। और हाँ, स्कूल टाइम के बगैर और उसकी विल के बगैर, ऐसा ना हो कि वो चाहता ना काम कर, आप ज़बरदस्ती कराओगे। एडोलसेंट्स तो ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये है 2016 के ये अमेंडमेंट से जो एक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना, स्ट्रांग बना। उसने बोला 20,000 नहीं, 20,000 से लेके 50,000 तक फाइन लगा सकते हैं, 6 महीने तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या दोनों के दोनों हो सकते हैं। 20 से 50,000 का फाइन, 6 महीनों की सजा, और दोनों के दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्राइम पे। और अगर इसने बार बार रिपीट किया, एक बार इसने फाइन तो भरा लेकिन फिर से इसने चाइल्ड लेबर कराया, अगर रिपीट हो गया जुर्म तो सजा 1 से 3 साल की हो सकती है। अगर इसने बार बार रिपीट किया जुर्म तो डिपेंड करेगा कितनी बार करेगा, क्या करेगा, 1 से 3 साल की सजा होगी फिर। अब इसमें मजा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कितने आर्टिकल है? 25, 26, 27, 28। ये 4 आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, राइट टू सेक्युलरिज्म क्यों नहीं था? कि सेक्युलर, क्योंकि सेक्युलर क्या होता है कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, ऐसा कोई सेक्युलर वर्ड यहां पे क्यों नहीं किया गया? पता है क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म के 2 कंसेप्ट है। एक होता है वेस्टर्न कंसेप्ट। वेस्टर्न कंसेप्ट होता है कि हाँ भाई ये रिलीजन है, ये स्टेट है, स्टेट अलग, गवर्नमेंट अलग, पार्लियामेंट अलग, लेजिस्लेचर अलग और रिलीजन अलग, कोई आपस में कनेक्शन नहीं, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडिया ने फिर बाद में बोला नहीं भाई हमारा सेक्युलरिज्म अलग है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है, हमारा है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब कि हाँ भाई ये स्टेट है और ये रिलीजन है, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन रिलीजन और हाँ कोई परेशानी नहीं, और रिलीजन जितने भी है उन रिलीजन्स में कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट का रिलीजन नहीं होगा, कंट्री का रिलीजन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक रिलीजन नहीं है।
गवर्नमेंट का कोई एक रिलीजन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इस कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है, स्टेट रिलीजन कोई नहीं होगा, मगर सारे रिलीजन्स देखे जाएंगे। स्टेट देखेगा कहीं किसी रिलीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, किसी रिलीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो स्टेट उस रिलीजन की वो प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, मॉरलिटी की बात हो, हेल्थ की बात हो, या किसी दूसरे फंडामेंटल राइट से एक रिलीजन का कोई प्रोविजन कन्फ्लिक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई रिलीजन का प्रोविजन कन्फ्लिक्ट करता है, तब जाके स्टेट पिक्चर आ जाएगा। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट तो कोई नहीं करेगा, स्टेट अलग है, गवर्नमेंट अलग है, रिलीजन अलग है, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्टिव वे में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकता है। समझेंगे हम इसको आगे। आर्टिकल 25 किसके लिए है? किसी भी इंसान के लिए है, मगर यह आर्टिकल 25 किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ, आजादी है किसकी? इससे तो आजादी है, मगर किसकी आजादी है इससे? कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अब कंसाइंस का मतलब होता है इनर फीलिंग। इनर फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो कि कौन सा रिलीजन सही है, उसको बोलते हैं कंसाइंस। आप बोलो कोई रिलीजन ही नहीं सही है, वो आपकी इनर फीलिंग कंसाइंस है, और आप फ्री हो, आप कर सकते हो, बोल सकते हो कोई रिलीजन नहीं है, वो रिलीजन ठीक है, वो रिलीजन अच्छा है, आप अंदर से सोच सकते हो, ये आराम से इनर फीलिंग है। अब आपने रिलीजन के बारे में समझा, सोचा, और फिर आप फ्री प्रोफेशन कर सकते हो। प्रोफेशन मतलब जो रिलीजन आपको पसंद आया, कंसाइंस में जो आपने सिलेक्ट किया, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो। प्रोफेशन, हाँ भाई मेरा रिलीजन आज से ये है, मेरा रिलीजन कोई भी नहीं है, मेरा रिलीजन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। प्रोफेशन, आपने प्रोफेशन किया, आपने डिक्लेयर किया अपना रिलीजन, आप फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस आप करोगे रिलीजन को परफॉर्म करके, रिलीजन की जो फंडामेंटल्स है उनको परफॉर्म करके उनके एक्ट्स को परफॉर्म करके, रिलीजन में जो जो है, फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, हज करके, पूजा करके, ठीक है ना, या श्राइन्स पे जाके, तो जो भी रिलीजन बोल रहा है प्रैक्टिस करने का, वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस आराम से। प्रोफेशन मतलब डिक्लेयर करना, रिलीजन, मेरा रिलीजन ये है। उसके बाद आप फैला भी सकते हो अपना रिलीजन। प्रोपेगेशन, आप ट्रांसमिशन भी कर सकते हो अपने रिलीजन का, आप एक दूसरे को अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो कंस्ट्रक्टिव वे में। क्यों? क्योंकि आप कन्वर्जन फोर्सिबली नहीं कर सकते, कन्वर्जन इज अलाउड। कन्वर्जन तो आप करा सकते हो अपनी मीठी बातों से, अपना मतलब अपने रिलीजन को एक्सप्लेन करके, उसको इंप्रेस करके, उसको मोटिवेट करके, मगर ऐसा नहीं कि आप हार्श ज़बान यूज़ करोगे, कोई लालच दोगे, कोई दबाव डालोगे, कोई फोर्सबली पैसे दे के कराओगे, तो फोर्सेबल कन्वर्जन एक्सेप्टेड नहीं है। फोर्सेबल कन्वर्जन अगर आप कर रहे हो, तब आप इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। अब यहां तक तो ठीक है। अब एक बात है, सर आपने अभी बोला ऊपर कि स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोलते हैं, मगर अगर कोई रिलीजन की कोई बात है, स्टेट इंटरफेयर कैसे करेगा सर? हमारे इधर तो सेक्युलर कंट्री है, रिलीजन और स्टेट तो अलग ही होना चाहिए। देखो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, उसके लिए कोर्ट ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, या आपको मैं बताऊं पहले एसेंशियल प्रैक्टिसेस और एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। आपका रिलीजन है, एसेंशियल प्रैक्टिस है नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, पूजा करना, वो कृपान साथ लेना, ठीक है ना, ये एसेंशियल प्रैक्टिस है। इतना जो जितना भी आपको लगता है कि एक रिलीजन के बारे में एसेंशियल प्रैक्टिस है, हर एक रिलीजन की मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितनी भी एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन की, उसको बोलते हैं एसेंशियलिटी में एसेंशियल प्रैक्टिस। एसोसिएटेड प्रैक्टिस होती है जो कि रिलीजन के बारे में हो, लेकिन रिलीजन का असली वो प्रैक्टिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक बिदअत, वो इस्लाम में है ही नहीं, वो इस्लाम में जो ओरिजिनल इस्लाम है उसमें है ही नहीं। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम हूं, मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं मुस्लिम हूं, आज से हमको क्या करना है, आज से हमको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने में किंग पहनता था, लिबास नीचे तक। तो ऐसा ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, लेकिन इस्लाम के अंदर अगर हदीस है या कुरान है, बताता है कुछ, दैट इज एसेंशियल। कुरान और हदीस जो रिलीजियस टेक्स्ट्स
आपको कुछ बताती हैं, वो एसेंशियल है। जो एक इंसान खुद से डिस्कवर करता है वो एसोसिएटेड है। अब मैं अच्छी तरह पकड़ रहा हूं वर्ड्स को। जो 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 रिलीजियस टेक्स्ट्स में लिखा हुआ है वो एसेंशियल है। जो कोई खुद से कोई बंदा बोल रहा है, हाँ भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, आज से ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस जो हैं, जो कि असल में रिलीजियस टेक्स्ट्स में नहीं हैं, उनमें स्टेट इंटरवेंशन रेगुलेट कर सकता है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, बोल सकता है आपकी एसोसिएटेड प्रैक्टिस। एसेंशियल प्रैक्टिस में बिल्कुल स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन एसोसिएटेड प्रैक्टिस में स्टेट इंटरवीन, गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है कि आपका ये एसोसिएटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम करता है। क्या प्रॉब्लम सर? 4 ग्राउंड से प्रॉब्लम्स की, जो कि नीचे भी लिखे हुए हैं, 2 जगह लिखे हुए हैं। पार्ट 3 आपका ये जो प्रैक्टिस है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। आपको जो ये एसोसिएटेड प्रैक्टिस है वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है, वो मॉरलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, उससे हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझ आया ना, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक में प्रॉब्लम हो रही है। आर्टिकल 12 से लेकर 30 जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनमें उनके अगेंस्ट है आपका ये एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस। ये मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है आपका ये एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस, और ये हेल्थ के खिलाफ है। अब आप सोच रहे हो कि चलो मॉरलिटी के खिलाफ समझ सकते हैं कुछ बातें, हाँ भाई टेंपल्स में इजाजत नहीं दे रहे हैं, वुमेन को उधर नहीं जाने दे रहे हैं, चिल्ड्रन को, समझ रहे हैं आपको, जैसे कि आपने वो केसेस सुने होंगे बहुत सारे। अब आपके दिमाग में होगा चलो ये भी समझ आ रहा है, ये हेल्थ का क्या इशू है कि रिलीजन कोई हेल्थ, हाँ भाई बहुत सारे रिलीजन होते हैं जिससे हेल्थ इशू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई रिलीजन आपको बोल रहा है कि हाँ आप शादी कर सकते हो 7 साल की एज पे भी, कोई रिलीजन, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं एग्जांपल, तो 7 साल की एज पे इट्स नॉट रिप्रोडक्टिव एज, तो यहां पे अगर लड़का लड़की शादी करेगा तो उनके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम हो जाएंगी, शॉर्ट में उनको प्रॉब्लम हो जाएंगी, और जो चाइल्ड बनेगा वो ठीक से नहीं बनेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं। ओके, मतलब कि हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है प्रैक्टिस से, कुछ एसोसिएटेड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन से। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये समझना है आपको कि ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक नेचर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, मतलब कि आर्टिकल 25 बोलता है स्टेट को ये करना चाहिए, क्या उसको काम करना चाहिए, क्या इंटरफेयर करेगा वो ओपन करेगा हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक नेचर के हो। ऐसा नहीं कि कोई घर में किसी ने टेंपल बनाया, वो नहीं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है, टेंपल्स जो है, हिंदू वाले रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है, उनको ओपन करेगा सारे पब्लिक को, पब्लिक नेचर के जो हो, सारे क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के। क्योंकि ये बहुत पहले से देखा गया कि कुछ हिंदू जो है, हिंदूज में क्लासेस होते हैं, हायर, अपर क्लास, लोअर क्लास, और लोअर क्लासेस को कभी कभी टेंपल्स में नहीं आने देते हैं। वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज की है उनको टेंपल्स में नहीं आने देते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं पढ़ने देते हैं, वो रिचुअल्स। तो ये देखा गया पहले से, इसीलिए ये आर्टिकल, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये आर्टिकल नंबर 25 बोल रहा है कि ओपन करना है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक नेचर के होंगे, कहां पे? ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के। अब कोई बोलेगा बाकी जगहों पे शायद मुस्लिम्स में भी होता है, मैं आपको बोलूं कोई मुस्लिम्स में कोई क्लास नहीं होता। हाँ, मैं अगर खुद से बोलूं ना, मैं हूं महाराजा, मैं हूं शाह, मैं हूं राथर, मैं हूं मलिक, मतलब कुछ अपना क्लास में दे दूंगा, हायर क्लास, ये मैं खुद से करूंगा, लेकिन मुस्लिम्स की रिलीजियस टेक्स्ट्स में कोई हाई लो नहीं है, सारे बराबर है। अब इसीलिए यहां पे ये हिंदू, अब यहां पे ये आपको समझना है कि हिंदू इंस्टीट्यूशंस तो आपको मैंने बता दिया, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको ये समझना है सर, कोई बुर्का लगा रही है, कोई कृपान यूज कर रहा है, कोई टीका लगा रहा है, तो वो अलाउड है कि नहीं? वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि उनसे पब्लिक ऑर्डर या बाकी फंडामेंटल राइट्स या मॉरलिटी या हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। इन्हीं 4 ग्राउंड्स पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस इन 4 के खिलाफ हो, और वो भी एसोसिएटेड प्रैक्टिस, अरे एसेंशियल प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं, तब तो अगर स्टेट चाहे तो रिलीजन ही चेंज करा देगा, एसेंशियल प्रैक्टिस को टच नहीं करना है। फिर क्या फंडामेंटल राइट मेरे पास? फिर जाओ भाई, मेरा कौन सा फ्रीडम रह गया फिर? एसेंशियल प्रैक्टिस बिल्कुल भी टच नहीं करना। जो रिलीजियस टेक्स्ट्स में, जो ऑथेंटिक रिलीजियस टेक्स्ट्स में जो चीजें लिखी हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब 4 ग्राउंड्स की एक्सेप्शन है जहां पे स्टेट कर सकता है इंटरवीन, आपके सामने 4 है। अब सर आर्टिकल 25 हमने पढ़ा, पता है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में क्या फर्क है? 2 चीजें अगर आपने याद रखी, आर्टिकल 26 खत्म।
एक तो आर्टिकल 26 में ये 4 ग्राउंड्स नहीं है जहां पे स्टेट इंटरवीन कर सकता है, वहां पे 3 ही है, वहां पे ये वाला ग्राउंड नहीं है। और दूसरा आर्टिकल 25 बोलता है एक पर्सन के बारे में, एक इंसान का सोच, वो क्या सोचता है, वो क्या डिक्लेयर करता है, वो किस तरह के प्रैक्टिस करता है और वो किस तरह से प्रोपगेशन करता है। और याद रखना प्रोपगेशन के टाइम वो फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं कर सकता। अब यहां तक तो ठीक है। अब ये एक इंसान के बारे में बोल रहा है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कलेक्टिव इंसानों के बारे में बोल रहा है, बहुत सारे इंसानों के बारे में बोल रहा है। वो बोल रहा है रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में, समझाऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 26 भी एनी पर्सन के लिए और अगेंस्ट स्टेट है। ये आर्टिकल 26 अगेंस्ट स्टेट है और अगेंस्ट एनी पर्सन भी है, मगर एनी पर्सन के साथ साथ याद रखना एक्चुअली आर्टिकल 26 एक्चुअली कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। बहुत सारे इंसानों को जिन्होंने एक रिलीजन बनाया उस पूरे ग्रुप को कलेक्टिव फ्रीडम देता है। ये फर्क है आर्टिकल 26 और 25 में, और समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आर्टिकल 26 क्या है? हाँ भाई, आपके पास फ्रीडम है, आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो या रिलीजियस डिनोमिनेशन को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस डिनोमिनेशन, सर ये क्या है? आपके सामने है। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। अच्छा सर, ठीक है, हम फ्रीडम है हमारे पास कि हम मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं रिलीजियस अफेयर्स को, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को। समझाइए इस बात को। देखो किस तरह से आपके पास फ्रीडम है। 4 चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली फ्रीडम आपके सामने ये है कि आप जो आपके साथ जो आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन है, आप उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को एस्टैब्लिश, पहले रिलीजियस डिनोमिनेशन ही देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी रिलीजियस बॉडी कब रिलीजियस बॉडी बनती है, रिलीजियस डिनोमिनेशन वो कब बनती है, कोई भी रिलीजन कब माना जाएगा रिलीजन, कोई कब माना जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन, खासकर जब बहुत सारे लोगों का कॉमन फेथ हो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं देखो भाई मैं कुछ अलग ही आज रिलीजन इन्वेंट करना चाहता हूं, नहीं भाई, कॉमन फेथ हो, कलेक्टिव फेथ हो, बहुत सारे लोग हो इसमें, उनका कॉमन फेथ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब बहुत सारे लोग हो और उनका कॉमन फेथ हो। देखो ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे लोग हो, उनका कॉमन फेथ हो। ऐसा ना कि एक बात एक बोले, दूसरी बात दूसरा बोले। कॉमन फेथ के साथ साथ उनका डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, उनमें आपस में कॉमन फेथ होना चाहिए। और इस नाम जो ये देंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन का, उसको डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कोई रिलीजन निकाले, दूसरा डिनोमिनेशन और बोले इस्लाम ही है ये। ऐसा ना है, इस्लाम अलग है, वो कुछ और नाम दे सकता है अपने नए रिलीजन को। अब जो भी ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनके पास फ्रीडम है कुछ। क्या फ्रीडम है? कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन को, अफेयर को किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। याद रखना, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डाला, एस्टैब्लिश कर सकते हो, और मेंटेन मतलब चलाना, डालना और चलाना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मगर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हो, चैरिटी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चला सकते हो, कोई यतीम ट्रस्ट चला सकते हो, आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हो। मगर याद रखना, आप तभी चलाओगे जब आपका डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और आपका कॉमन गोल होगा और आपके कॉमन फेथ होगा। ओके, दूसरा क्या कर सकता है? मैनेज भी कर सकता है अफेयर। हाँ भाई, और हाँ ये भी याद रखना कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, आप चला सकते हो। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी, जो कि हम आगे वाले आर्टिकल में भी कहीं बात करेंगे, फिलहाल इसको समझो। हाँ भाई, मैनेज कर सकते हो अपना अफेयर, कितने बजे नमाज पढ़नी है, कितने बजे पूजा करनी है, कितने दिन पूजा करनी है, क्या किस तरह से पढ़ना है, क्या बोलचाल करनी है, किस तरह से क्या मुंह धो के आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कर लो, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ से करो और स्टेट कोई इंटरवेन नहीं करेगा। ये आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ये एक्चुअली एक ग्रुप के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कलेक्टिव फ्रीडम। एक जो रिलीजन को चलाते हैं उनके पास ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आप अपने रिलीजन को अपने हिसाब से चलाइए, कल को आप बोलिए 1 बजे नमाज नहीं है, 2 बजे नमाज है, स्टेट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा,
ओन कर सकते हो किसी भी जगह को, या एक्वायर कर सकते हो किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आप खरीद सकते हो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत आसान है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, कहां पे खरीदोगे, किस तरह के खरीदोगे, किस तरह से यूज करोगे, कितने टाइम के लिए खरीदोगे, बहुत सारी चीजें हैं। जब वो आप खरीदोगे तो आपको लॉ के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। वो प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर लॉ, ठीक है ना। जहां पे भी लिखा है ना किसी जगह एज पर लॉ, लॉ आता है ना, वो दिखाता है स्टेट का कुछ पावर है, स्टेट का कुछ राइट है कि वो लॉ बनाएगा और बोलेगा अब आज से कोई भी रिलीजियस अफेयर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जो मेन बाजार है, जहां पे शोर शराबा ज्यादा है। आज से कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जहां पे बाढ़ आने के चांसेस हो। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रॉपर्टी जो एडमिनिस्टर होगी वो एडमिनिस्टर होगी एज पर लॉ। अब यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हाँ, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में डिफरेंस। आर्टिकल 25 में क्या बोलता था? इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 26 कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस डिनोमिनेशन में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन की फ्रीडम बता रहा है, कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है। इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम और कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम, ये बात याद रखी। और एक्सेप्शंस क्या है इस आर्टिकल 26 के? स्टेट इंटरवीन करेगा, स्टेट इंटरवीन करेगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन का जितनी भी राइट्स हैं उन राइट्स को छीन सकता है, इंटरवीन कर सकता है। कब? जब खतरा हो पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी का, हेल्थ का। मगर यहां पे फोर्थ ग्राउंड नहीं है आर्टिकल 25 के अंदर, जो फोर्थ ग्राउंड था आर्टिकल 25 के अंदर फोर्थ ग्राउंड भी था ना। तो डिफरेंसेस आर्टिकल 25 और 26 को यही दो है। आर्टिकल 25 में 4 ग्राउंड्स थे, पब्लिक ऑर्डर वहां पे था आर्टिकल 25 में, मोरालिटी वहां पे था आर्टिकल 25 में, हेल्थ भी वहां पे था। लेकिन वहां पे फोर्थ ग्राउंड भी था आर्टिकल 25 में, जिसका नाम है कि किसी दूसरे फंडामेंटल राइट के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा तो स्टेट इंटरवीन करेगा। फंडामेंटल राइट आपका वायलेट कर सकता है स्टेट तब। दूसरा डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है, 26 कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है। आर्टिकल 26 तक हो गया। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो वो नीचे कीजिए। लास्ट में जब वीडियो बनेगा एक बड़ा सा वीडियो सारे फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, उसमें आपको इस सवालों का जवाब भी हम देंगे। ओके बाय।